तो क्लास 12th हिंदी इलेक्टिव चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग जेसीईआरटी द्वारा निकाले गए रेफरेंस बुक के प्रश्नों और उसके उत्तर को देख रहे थे। परीक्षा उपयोगी सारे प्रश्न हैं। चैप्टर 1 का हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। यदि उस वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर डिस्क्रिप्शन में या वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा, या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। हिंदी इलेक्टिव क्लास 12th दूसरा चैप्टर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों प्रश्न हैं, ध्यान से इसको देखना है, कॉपी में नोट करना है। तो सरोज स्मृति नामक संस्मरण गीत के रचनाकार है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कवि किसका विवाह देखता है? सरोज का। कवि के प्रथम बसंत की गीति कौन है? सरोज। सोच मन में वह शकुंतला, कवि अपनी बेटी सरोज को शकुंतला नाम ही क्यों देता है? क्योंकि वह अपने मामा के यहाँ पली बढ़ी, ननिहाल में पोषण हुआ, उसका अंत भी वहीं हुआ, इसलिए हो जाएगा उक्त सभी, द हो जाएगा। बूंदे दृंग वन महामरण रेखांकित पद का अर्थ है, तो अंतिम सत्य। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। पंक्तियों में निराला ने किस व्यक्तित्व के दर्शन होते हैं? तो उसका जीवन संघर्ष का। निराला अपने हाथों से किसका तर्पण करना चाहते हैं? तो सरोज का। सरोज स्मृति कविता है शोक गीत। कवि सरोज की स्मृति को अपने हृदय में किन रूपों में संजोता है? तो उसकी मंद हंसी, हृदय में झूलती उसकी छवि, उसका खुला उच्छ्वास, उपयुक्त सभी हो जाएगा, उक्त सभी। देखा मैंने वह मूर्ति धीती, मेरे बसंत की प्रथम गीति। कवि ने मूर्ति धीती शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया है? तो सरोज के लिए। सरोज का शैशव कहाँ बीता? अपने ननिहाल में। कवि निराला स्वयं को भागहीन क्यों कहते हैं? तो संघर्षमय जीवन होने से। वह लता वहाँ की जहाँ कली तू, खिली स्नेह से हिली पली। कवि ने ऐसा क्यों कहा है? तो सरोज के अपने ननिहाल में रहने के कारण। सरोज स्मृति कविता कब लिखी गई? 1935 में। कवि किस वाद के कवि हैं? तो प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और छायावाद, तीनों के उपयुक्त सभी हो जाएगा। प्रश्न उत्तर यहाँ से शुरू है। कंठ रुक रहा है, काल आ रहा है, यह भावना कवि के मन में क्यों आई? तो इसका आंसर हो जाएगा कवि का जीवन बहुत संघर्षपूर्ण रहा है, उसने बहुत ही कठिन हालातों का सामना किया है। जीवन में वेदना और दुख ने उसका कभी पीछा नहीं छोड़ा। शोषक वर्गों के अत्याचार और शोषण का उन्होंने जब भी विरोध किया, उनकी आवाज़ को दबा दिया गया। उसने फिर भी हार नहीं मानी और इन सब से लड़ते रहे, परंतु इन सब हालातों से लड़ते हुए उसके अंदर जीने की इच्छा समाप्त हो गई है और वह मरणासन स्थिति में पहुंच गया है, और उसे प्रतीत हो रहा है कि उसका कंठ अब कुछ कहने में समर्थ नहीं है तथा उसकी मृत्यु समीप ही है। दूसरा है ठग ठाकुरों से कवि का संकेत किसकी ओर है? तो कवि ठग ठाकुरों शब्द कहकर समाज में व्याप्त धोखेबाज लोगों की ओर संकेत कर रहा है। उसके अनुसार इस प्रकार के लोग समाज में फैले हुए हैं, इनका निशाना गरीब किसान और मजदूर वर्ग है। ये उनका लगातार शोषण करते हैं और उनका जीवन नरकीय बनाए हुए हैं। ये सामंती वर्ग के प्रतिनिधि हैं जिनका उद्देश्य किसानों और मजदूरों का खून चूसना है। जल उठो फिर सींचने को, इस पंक्ति का भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो यह पंक्ति निराशा और दुख से उभरने की प्रेरणा देती है। कवि के अनुसार मनुष्य को निराशा और दुख से उभरने के लिए एक बार फिर प्रयत्नशील होना चाहिए। यह कविता जहां उत्साह का संचार करती है, वहीं यह आशा भी बांधती है कि संघर्ष से लड़कर निकला जा सकता है। अतः कवि लोगों को जीवन में निराशा और दुख से लड़ने के लिए प्रेरित कर उन्हें जीवन में आगे बढ़ने का मार्ग बताता है। प्रस्तुत कविता दुख और निराशा से लड़ने की शक्ति देती है, स्पष्ट कीजिए। तो प्रस्तुत कविता पढ़ने पर प्रेरणा का भाव संचारित होता है। कवि के अनुसार आज का समय दुख और निराशा से युक्त है, जीवन कठिन और संघर्षपूर्ण हो गया है। इसके लिए आवश्यक है कि मनुष्य संघर्ष के लिए तत्पर हो जाए। संघर्ष ही ऐसा मार्ग है जिसका हाथ पकड़कर कठिन समय से बाहर निकला जा सकता है। सरोज स्मृति से क्वेश्चन है, सरोज के नववधु रूप का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो नववधु के रूप में सरोज अत्यधिक सुंदर दिखाई दे रही थी। सर्वप्रथम उस पर कलश का पवित्र जल छिड़का गया। उसके होठों पर व्याप्त मंद हंसी बिजली के समान प्रतीत होती थी। उसके रूप रंग में
उसकी माँ की छवि झलकती थी। वह मंद मुस्कान के साथ पिता की ओर देख रही थी। उसके हृदय में पति की सुंदर छवि विद्यमान थी और वह अपने दाम्पत्य जीवन की सुखद कल्पना कर रही थी। उसके अंग अंग में उच्छ्वास की तरह प्रसन्नता व्याप्त थी। उसकी आंखें लज्जा और संकोच के कारण झुकी हुई थी, जिनमें एक चमक थी जो उतरकर उसके अधरों पर छा गई थी। इस कारण उसके अधरों में कंपन था। इस प्रकार वह रीति का साकार रूप दिखाई देती थी। इस प्रकार वह रति का साकार रूप दिखाई देती थी। कवि को अपने स्वर्गीय पत्नी की याद क्यों आई? तो कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को अपनी पत्नी की याद 2 बार आई। पहली बार तब याद आई जब उन्होंने अपनी पुत्री को दुल्हन के रूप में देखा। पुत्री में उसकी माँ कवि की स्वर्गीय पत्नी की झलक दिखाई दे रही थी। उसी समय उन कविताओं की याद आई जिन्हें उन्होंने अपनी पत्नी के साथ गाया था। वह संगीत सुनाई दे रहा था जिसे उन्होंने अपने दाम्पत्य जीवन में गाया था। दूसरी बार पुत्री की विदाई के समय स्वर्गीय पत्नी की याद आई। विवाह उपरांत माँ ही पुत्री को कुल शिक्षा देती है। यह कार्य पिता मतलब निराला जी को ही करना पड़ा। उनको पिता होकर माँ के उत्तरदायित्व का निर्वाह करना पड़ा। अगला है, आकाश बदल कर बना मही में। आकाश और मही शब्द किन की ओर संकेत करते हैं? आकाश कवि की स्वर्गीय पत्नी की ओर तथा मही नववधू के वेश में सजी कवि की पुत्री की ओर संकेत करते हैं। कवि की पुत्री विवाह पर अत्यधिक सुंदर लग रही थी। कवि को लगता था कि मानो उसकी पत्नी का अलौकिक सौंदर्य आकाश से उतरकर पृथ्वी पर सरोज के रूप में उतर आया है। पुत्री सरोज रति जैसा सौंदर्य कवि को उसकी पत्नी की याद दिला रहा था। सरोज का वह विवाह अन्य विवाहों से किस प्रकार भिन्न था? तो सरोज का विवाह अन्य विवाहों से अनेक तरह से भिन्न था। इस विवाह में अन्य विवाहों की तरह सगे संबंधी नहीं थे, क्योंकि उन्हें बुलाया नहीं गया था। उसके विवाह में उसके पिता ने कोई दान दहेज नहीं दिया था। इस विवाह में कोई आडंबर या दिखावा नहीं था। घर में विवाह के गीत भी नहीं गाए गए, न ही दिन रात सारा घर जागा जैसे विवाह के अवसर पर समानता देखा जाता है। विदाई के समय कन्या को दी जाने वाली शिक्षा भी कवि ने स्वयं अपनी बेटी को दी। शादी से पहले जो भी संस्कार किए जाते थे वह भी नहीं किए गए, क्योंकि कवि उन्हें नहीं मानता था। अगला है, शकुंतला के प्रसंग के माध्यम से कवि क्या संकेत करना चाहता है? तो शकुंतला कालिदास की एक पात्र है जिसने कवि कालिदास की कृति अभिज्ञान शकुंतलम को लोगों के हृदय में सदा के लिए अमर कर दिया। शकुंतला ऋषि विश्वामित्र तथा अप्सरा मेनका की पुत्री है। मेनका शकुंतला को जन्म देकर तुरंत स्वर्ग को चली गई। जंगल में अकेली नवजात शिशु को देखकर कर्ण ऋषि को दया आ गई और वे इसे अपने साथ ले आए। उन्होंने शकुंतला का लालन पालन किया तथा पिता तथा माता की समस्त भूमिका निभाई। पुत्री की विदाई में कर्ण ने भाव विभोर होकर विलाप किया। शकुंतला की भांति ही सरोज की माता उसके बाल्यकाल में ही चल बसी। उसका लालन पालन उसके ननिहाल में किया गया। वह बच्ची माता पिता के प्रेम से वंचित रही। कण्व ऋषि के समान सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने सरोज के सयाने होने पर उसका विवाह कर दिया। सरोज की विदाई में निराला जी ने बहुत विलाप किया तथा मातृत्व के समस्त कर्तव्य निभाए। अतः निराला जी शकुंतला के माध्यम से अपनी पुत्री सरोज की ओर संकेत करते हैं। छठा है, वह लता वही है जहां कली तू खिली पंक्ति के द्वारा किस प्रसंग को उद्घाटित किया गया है? तो इस पंक्ति के द्वारा कवि का कहना है कि सरोज की मां का लालन पालन भी वहीं हुआ था जहां सरोज का हुआ, अर्थात सरोज ननिहाल में ही पली बढ़ी और युवा हुई। तो बच्चों, इस चैप्टर से इतना रेफरेंस बुक में दिया हुआ था जो मैंने आप लोगों को बता दिया है। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।